तो अगला चैप्टर हम लोगों का है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर हम लोगों को बेसिक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा बेसिक तो केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको हर हाल में आने ही चाहिए। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, जैसे आपको आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी तो आपके लिए इसमें पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो वन बाय वन करके जितनी भी, और पीरियोडिक टेबल का भी थोड़ा जानकारी चाहिए। तो बेसिक बहुत सारी है, उसमें से जो भी आपकी जरूरत की है हम एक लेक्चर में कंपाइल करके बना दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा। अच्छा, बेसिक पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, इसमें से कुछ टॉपिक आपको आते होंगे, जो आते हो आप उसको क्या कर लीजिए, आगे भगा लीजिए। जो आपको नहीं आते हैं बस उतना ही आप देखिए, और अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए 2 के स्पीड। तो सबसे पहले बात करेंगे एटम। एटम से ही ये, अगर आप उस टॉपिक को समझते हैं, एटम का स्ट्रक्चर समझते हैं, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। एटम के बारे में डाल्टन ने सबसे पहले ये कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, एटम होता है। और एटम को आगे क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टेन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने कर दी। और ये एटम से बहुत छोटे होते हैं, एटम के अंदर ही रहते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई, ये बात गलत हो गई कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल, लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट किया गया, बोला गया एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये एटम कितना छोटा होता है इसको आप लोग समझ सकते हैं। जैसे एक चौक लीजिए, आपने उससे कितने टुकड़े कर दिए, 100 टुकड़े कर दिए, तो एक छोटा सा आपको जो मिलेगा आपके पास, उसके आप 1 लाख टुकड़े और कर दीजिए। आपने हैमरिंग किया, एक छोटा सा बहुत डस्ट टाइप का मिला, अब उसके भी मैं कहूं कि इसके 10 लाख टुकड़े और कर दीजिए, तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, जो आंखों से दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, उसका सिर्फ एटम का आप इनडायरेक्ट पिक्चर ले सकते हैं, जैसे स्कैनिंग टनलिंग मशीन से, तो उसको आप क्या बोलते हो, एटम बोलते हो। वो आंखों से आपको दिखता नहीं, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। उसका एक रफ डायग्राम, अगर रफ स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम लोग उसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि एटम को थोड़ा सा जूम कर रहे हैं। तो एटम के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर ही मैसिव पार्टिकल जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास आप एटम में कंसीडर करते हो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज्यादा कम होता है। प्रोटॉन का मास जो भी है इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम ज्यादा है, और न्यूट्रॉन का मास 1837 टाइम ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो अब वो रहते कहाँ है, एटम में रहते कहाँ। अब एटम का रियल स्ट्रक्चर तो इस प्लेनर बोर्ड पर बनाया नहीं जा सकता है, एक रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने में आसानी हो जाएगी। कोई भी आपके पास एटम है, कोई भी एटम स्टिल, जैसे सोडियम एटम है, या इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है कि उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है। अगर इसके पास एटॉमिक नंबर 11 लिखा है, मतलब पक्का इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। इसके पास 12 अगर एटॉमिक नंबर लिखा है तो इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे बेटा, 12 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसका मतलब इसके पास 12 प्रोटॉन है तो 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 प्रोटॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। किसी पे प्लस या माइनस चार्ज कैसे आ जाता है सर, तो उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन या तो ऐड होते हैं या तो निकलते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या तो लॉस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई एटम तो उस पे माइनस चार्ज आता है, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पे प्लस चार्ज आता है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उसको जनरली आप मेटल कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है, और उसको मेनली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम डोनेट करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यूट्रियम, जिर्कोनियम, जितने भी मेटल है बेटा, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को
डोनेट कर देंगे। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मान लीजिए किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया +2 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +3 का चार्ज आएगा। मैक्सिमम 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तक ही, मैक्सिमम 3 तक ही डोनेट किया जा सकता है। और कोई एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है ना। 1, 2, 3 से ज्यादा ना ही दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ना ही लिया जा सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -3 का चार्ज होता है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना देना अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो वहां शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर सोडियम ने क्या किया है, Na+ बनाया है, एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 था तो उसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट, नेटिव स्टेट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन का नंबर होता है। मास नंबर अगर आप देखेंगे तब आपको न्यूट्रॉन की संख्या की पता होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 23 लिख दें, इसका मास नंबर 23 होता है, तो इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो बची हुई चीज क्या होगी बेटा, न्यूट्रॉन होगी। इसका मतलब 11 और 12 कितना हो गया, 23, तो 12 इसके पास न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, यहां से पता चलता है। न्यूट्रॉन का पता चलता है मास में से प्रोटॉन को माइनस कर देने से। तो इसका मतलब 12 इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में बदलते नहीं है। कौन बदलता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बदल सकता है। केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन से ही छेड़छाड़ करनी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट किसी रिएक्शन में करा देंगे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन में आएगा, केमिकल रिएक्शन में नहीं आएगा। चलिए देखिए, यहां से 11 से आपका क्या हो गया बेटा, Na+ बन गया, सोडियम से सोडियम+ बन गया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, 11 का 11 ही है, न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा। अच्छा, इसका मतलब होता है कि बेटा इसके पास 11 प्रोटॉन थे और क्या थे बेटा, 11 ही इलेक्ट्रॉन भी थे। इलेक्ट्रॉन पे आप -1 चार्ज ले लीजिए, प्रोटॉन पे +1 चार्ज लेके चलिए, उसका स्टिल चार्ज -1 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, उस पे नहीं जाना है। आपको क्या लेना है, -1 और +1 लेकर के चलिए। अगर इसके पास 11 प्रोटॉन सोडियम के पास है तो 11+ चार्ज है, 11 इलेक्ट्रॉन तो 11- चार्ज है, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज रहते हैं, इस वजह से एटम पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अगर इस पे +1 चार्ज दिख रहा है तो प्रोटॉन तो ऐड हुआ नहीं होगा। क्या ऐड हो सकता है, क्या निकल सकता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। इसका मतलब यहां से यहां जाने में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये मेटल है। 1 इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसके पास अभी भी 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन आपस में कैंसिल हो गए, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, उसी का चार्ज दिखता है। इसी की तरह से अगर आप बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये Mg2+ बनाता है। अभी इसके पास 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चार्ज नहीं है, इसके पास कितना होगा, प्रोटॉन तो बदलेगा नहीं, 12 प्रोटॉन ही होगा। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, क्योंकि 2+ दिखा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जितना माइनस होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इसका मतलब इसके पास 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन था, तो 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में बचेगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई। अभी मैं आपसे एक छोटा सा ऐसे ही, ये सब बच्चे 9th-10th वाले बच्चों को ये आना चाहिए, ठीक है। आप लोग तो फिलहाल बड़े क्लासेस में पहुंच गए हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप इससे क्या समझेंगे, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर 13 है और मास नंबर कितना है, 27 है। एटॉमिक नंबर 13 का मतलब होता है कि इसके पास 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है। कहां पे है बेटा, न्यूक्लियस में। और इसके पास 13 प्रोटॉन और 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास 13, वो चारों तरफ इसका क्या करेगा बेटा, चक्कर लगाएगा, ठीक है। जितना भी बड़ा इसका एटम होगा, 1 2 3, ठीक है, जितना बड़ा इसका एटम होगा उससे लाखों गुना छोटा इसका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस वो जगह होती है जहां पे बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं, उसमें न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन लाइक चार्जेस रिपेल करके एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। सबसे देखिए बेटा 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होती है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स की सबसे वीक कैटेगरी होती है। इससे स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इससे स्ट्रांग होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोटॉन दूर जाना चाहते हैं, लेकिन इसको कौन होल्ड करके रखता है, न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वो इससे स्ट्रांग है इसलिए उसको होल्ड करके रखती है। एक सिंपल एग्जांपल के लिए कैसे आप ग्रेविटेशनल और उसका कंपेयर कर सकते हैं, आप एक मार्कर ले लें, मार्कर से आप बोर्ड पे ऐसे चलाएंगे तो उसके इंक क्या होते हैं, बोर्ड पे
चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चिपकते हैं। उसी इंक को अगर हम मार्कर से ऐसे गिराएं तो कहाँ गिर जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा। यानी अर्थ और इंक के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इंक और बोर्ड के बीच में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो नीचे गिरता नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इसका मतलब आपसे हमने पूछा कि भाई 13 और 27 का क्या मतलब है, 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और 27 में से 13 कर दोगे तो किसका नंबर आ जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा, यानी 14 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आप इसमें रख दोगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में भी बात कर लो बेटा, Al3+ इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं बदलेगा, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो घटती है तो बढ़ती है, प्लस चार्ज है तो कम हो गया। भाई 13 इलेक्ट्रॉन था, अभी कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब छोटी मोटी चीजें आपको आती होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर की। इधर आइए, मान लीजिए आपके पास कोई भी एटम, हम एल्यूमिनियम की नहीं बात कर रहे हैं, कोई भी एटम, उसके पास जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आप कहाँ रख देंगे, न्यूक्लियस के अंदर रख देंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ठीक है, जैसे हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम 11, इसके पास 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। उनको आप क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर रख देंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितना है, सर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चलिए देखिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन रख दो, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये जो आपको दिख रहा है ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आते हैं वो फिक्स होता है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में 2n² एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, इससे आप निकाल लेते थे। ये कहां से आया है हम अभी बात करेंगे। n का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है ना। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं ना, ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला सेल होता है बेटा, उसमें एक सबसेल होता है जिसका नाम होता है s। अच्छा, इसके बारे में, सबसेल के बारे में जान लीजिए। जो सेल होता है उसके अंदर सबसेल होता है। ऐसे समझें कि एक एटम है, इसके बारे में दो चीजें हम समझा देते हैं। एटम को आप पहले सबसे एक फुटबॉल ग्राउंड से कनेक्ट कर लीजिए। फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा आप क्या कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। अगर एटम फुटबॉल की ग्राउंड, एक तो छोटा सा एटम है जो दिखता भी नहीं, उसको फुटबॉल ग्राउंड के बराबर अगर हम सोच लें, इमेजिन कर लें, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको दिखेगी। एटम फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होगा तो उसका न्यूक्लियस जो होता है वो फुटबॉल के बराबर होता है। और उसके अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप कंचे की तरह सोच लीजिए, वो देखिए न्यूक्लियस से भी छोटा हो गया। कंचे उसके अंदर पड़े रहेंगे, अगर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है तो उस फुटबॉल के अंदर पड़े रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन को आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो चींटी होती है ना लाल कलर की, छोटी वाली, कंचों से भी छोटी हो गई। इलेक्ट्रॉन की जो चींटी है वो चारों तरफ ग्राउंड पे घूमती रहती है। आप उसको एक तरीके से इमेजिन कर लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन। अब वापस से उसको रीजूम करिए, छोटा कर लीजिए, फिर से उसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है ना। इस तरीके से आप एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंचों के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन जो है चींटी के बराबर। इसीलिए उसका मास नहीं लेते हैं, क्योंकि आपके पास अगर 10,000 रुपए है, 2-4-10 रुपए अगर इधर उधर हो जाए तो आप कहेंगे हाँ स्टिल 10,000 रुपए के आसपास है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते। एक तो एटम का मास वैसे ही कम है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होने की वजह से उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूं। देखिए, किसी भी एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करेंगे, उसी में रहेंगे। आपको कुछ सोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका अरेंजमेंट देखना है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगाएंगे, एक फिक्स पाथ पे लगाएंगे, एक फिक्स ऑर्बिट में लगाएंगे, फिक्स एनर्जी लेवल में लगाएंगे। ठीक है, तो जो पहला पाथ है इलेक्ट्रॉन का उसको बोलते हैं n=1, 2, 3, 4। ठीक है, अच्छा, ये जो सेल है इसके अंदर भी होता है सब सेल। जैसे पहले सेल में एक सब सेल होगा S, दूसरे में sp होगा, तीसरे में sp d होगा, चौथे में sp-df होगा। ठीक है, 4 सब सेल पाए जाते हैं, s, p, d, f। s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। जरूर नहीं कि इतने इलेक्ट्रॉन हर जगह हो, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, पहले सेल में एक ही सब सेल होता है जिसका नाम होता है S, दूसरे में S भी होता है और P भी होता है, तीसरे सेल में S, P, D तीनों होते हैं और चौथे सेल में क्या होता है बेटा, sp, df होता है। ठीक है, अब देखिए आप 2n² से अगर निकालेंगे जो आप पहले पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, तो पहले सेल में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 18 आएगा, चौथे में 32 आएगा।
और अगर आप 11th में हैं तो आपको एसपीडीएफ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पक्का आनी चाहिए बेटा। एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अच्छा, एस में 2, पी में 6, 2 6 10, 2 6 10 14। देखिए पहले सेल में एस में 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरे में 2 6 10 2 6 और डी में 10 होता है बेटा। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ डी में 10 होता है, ठीक है। कितना हो गया? 18। और चौथे सेल में कितना हो गया? 32। इसके बाद जो सेल आते हैं एसपीडीएफ में ही काम चल जाता है, आगे अभी और एलिमेंट खोजे जाएंगे तो हो सकता है आपको आगे जरूरत पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको यहीं से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है। जैसे हर एटम में जरूरी नहीं है कि इतने इलेक्ट्रॉन हो ही। चलिए, जैसे हमारे पास सोडियम एटम ले लेते हैं। सोडियम एटम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर कितना है बेटा? 23 है। तो इसके पास 11 प्रोटॉन और कितना होगा? 12 न्यूट्रॉन होगा। देखिए ये प्रोटॉन बताता है एटॉमिक नंबर, और मास में से आप प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो प्रोटॉन आपके पास 11 है, न्यूट्रॉन कितना है बेटा? सबसे पहले तो ये टारगेट होता निकालना। 12 है, आपने किस में रख दिया? न्यूक्लियस में रख दिया। और इलेक्ट्रॉन कितना? 11 है। तो या तो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होंगे, या तो दूसरे सेल में होंगे, या तो तीसरे सेल में होंगे, या तो अगर और जरूरत पड़ेगी तो सेल देखा जाएगा। पहले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, और दूसरे में क्या होता है बेटा? एस भी होता है, पी भी होता है। तीसरे में क्या होता है? एस पी डी होता है। अच्छा, पहले के एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। देखिए हमने लिखा है 2 6 10 और 14। एस में 2 है, आप 4 4 जोड़ते चले जाइए, 6 10 14 ये आता चला जाएगा। देखिए, अच्छा ये याद करना बहुत आसान है कि एस में 2 होता है तो पी में 6 होगा, 4 4 जोड़ते चले जाइए, एकदम इजी हो जाएगा। पहले सेल में एस सब सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 सब सेल होता है। देखो ये रूल है, पहले सेल में 1 सब सेल होगा, दूसरे में 2 सब सेल होगा, तीसरे में 3 होगा, चौथे में 4 होगा, पांचवें में भी 4 ले लो, छठे में भी 4 ले लो, सातवें में 4 ले लो। 7 ऑर्बिट इसलिए होते हैं क्योंकि 7 पीरियड है आपके पास, 7 पीरियड है पूरे पीरियोडिक टेबल में। 18 ग्रुप होता है, आपको मालूम होगा कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है और इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, इसमें 7 पीरियड्स होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो थोड़ा उसका आइडिया भी दे दिया जाएगा। पहले सेल में एक ही सबसेल होगा, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो दूसरे सेल में 2 सबसेल एस भी है और पी भी है, ठीक है। तीसरे में 3 सबसेल एस पी डी। लेकिन देखो आप ये क्या भर रहे हो बेटा? इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 6 10 इलेक्ट्रॉन, आपने 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। आपके पास है कितना? 11 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे के एस में आपके पास 2 आ सकता है, लेकिन है नहीं इस एटम में, एक ही है, तो आप एक ही लिखिए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा, बहुत इजी है बेटा। देखिए ऐसे लिखते हैं, पहले सेल का नंबर लिखते हैं 1, उसके बाद सब सेल का, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो चढ़ा देते हैं 1s2। और दूसरे सेल में एस भी है और दूसरे में पी भी है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और इसमें तीसरा सेल भी है जिसके पास सिर्फ एस सब सेल है और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेते होंगे, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को आता होगा, परेशान होने की बात नहीं। देखिए, और यहीं पे अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका मतलब इसके पास 17 प्रोटॉन होगा, 17 इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर इसका मास देखें तो 35.5, ये 35.5 जो है बेटा वो एवरेज एटॉमिक मास है। इसका रियल मास इसके आइसोटोप से एवरेज निकाल लिया जाता है। आपको फार्मूला भी पता होगा, m1x1 × m2x2 × m3x3 डिवाइडेड बाय 100 डॉट डॉट। तो इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। और अक्सर आप क्या देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में फ्रैक्शन में भी मास दिया रहता है। ऐसे रियल में तो फ्रैक्शन में मास होता नहीं, आइसोटोप होने की वजह से इसका एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल्स में आ सकता है आपके पीरियोडिक टेबल में, परेशान होने की बात नहीं। इसमें आप मान लीजिए 35 है। कितना है बच्चे? 35 है।
एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। इसका मतलब यह है कि 17 प्रोटॉन होगा और 17 ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और 35 माइनस 17 कितना आता है, 18। 18 इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन है। इधर देखिए, इसके पास एक न्यूक्लियस होगा, इसमें जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर रख दीजिए। 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन है, उसको न्यूक्लियस के अंदर रख दीजिए। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। n = 1, n = 2, n = 3। n = 1 में सिर्फ क्या होगा बेटा, पहले सेल में एक ही सबसेल होता है तो s सबसेल होगा, दूसरे में 2 सबसेल होता है sp होगा, तीसरे में sp_d। कोई बड़ा आइटम होता है तो देख के ही पता चल जाता है कि चौथा सेल भी आएगा, लेकिन हमें मालूम है कि चौथे पे जाने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो पहले गैस में कितना आ सकता है, 2, दूसरे गैस में 2, p में 6, तीसरे गैस में 2, p में 6, d में 10। ठीक है, इतना आ सकता है, लेकिन आप काउंट तो करिए, 2 2 4 6 10 2 12, 12 6 18 हो जा रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 2 4 6 10 2 12 और आपको है कितना, 17। 5 बचा, आप इसके पी में आ सकता है 6, लेकिन आप क्या करिए, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रख दीजिए। आइए अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। पहले सेल के एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के एस में 2 है और दूसरे के पी में 6 है, तीसरे के एस में 2 है और तीसरे के पी में 5 है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा आपको बता सकूं कि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है किसी एटम के बारे में। इससे आप ये बता सकते हैं कि किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है। इससे आप इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा वो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके पास देखा जाए तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 2 और 6 8 है और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी कॉन्फ़िगरेशन को आप 9th में करते थे, आप एसपीडीएफ वाला 11th में स्टार्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी बात कर ली जाए, देखिए ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहले में कितना है 2, दूसरे में कितना है 8 और तीसरे में कितना है 7। ठीक है ना, ये आपको आइडिया हो गया कि इसके पास, अच्छा देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, लास्ट वाले सेल को, पहला दूसरा तीसरा, लास्ट वाले सेल को क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल। वैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल। उसके पिछले वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, उसके पहले वाले को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है ना, बैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। तो जो मेटल होता है, जैसे सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जनरली। क्यों करता है उसका रीजन समझो बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेना देना पॉसिबल तो है नहीं। इसके पास 2 8 1, लास्ट सेल में हम देखते हैं कि ऑक्टेट या तो कंप्लीट हो जाए या तो उसको 0 कर दें। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक है 7 लेना पड़ेगा। सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि 3 से ज्यादा ले ही नहीं सकते। ठीक है, और इसके पास देखो 2 8 7 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको 1 की जरूरत है। अगर 1 की जरूरत है तो 1 तो ले सकता है, इसका मतलब सोडियम 7 नहीं ले सकता लेकिन ये 1 लिख सकता है। तो ये सोडियम अगर 7 ले नहीं सकता तो करेगा क्या, इसको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये क्या करता है। अच्छा, केमिस्ट्री का फंडामेंटल ही है ये कि एवरी एलिमेंट वांट टू रिड्यूस इट्स एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। सब कुछ स्टेबिलिटी पाने के लिए ही होता है। अगर कोई स्टेबल है तो मोर स्टेबल बनने की तरफ जाएगा। अब स्टेबिलिटी कैसे पाई जा सकती है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करके समझाया जाता है। रीजन इसके पीछे कुछ और भी है। ठीक है, फिलहाल आप ऑक्टेट रूल से चलिए, आगे आपको हम बता देंगे। 2 8 1, अब इसके पास ये अगर 8 नहीं कर सकता है, 7 ले नहीं सकता है तो क्या करेगा, 2 8 0 कर देगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, दे देगा। ठीक है, दे देगा। अगर तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, देखो पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन बचा। इसकी वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा आपको। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन देने से फायदा क्या हुआ, लास्ट सेल 0 हो गया। उसके भी अगर आप आगे देखें तो लास्ट वाला 0 हो गया, तो उससे सेकंड लास्ट जो है पेनल्टीमेट सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है, ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या बताता है बेटा कि ऑक्टेट पूरा हो गया इसका। बस ये है कि वैलेंस सेल की जगह, इस वाले सेल की जगह सेकंड लास्ट सेल में इसने वैलेंस अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। क्लोरीन की तरफ आइए, क्लोरीन के पास 287 है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या बनाएगा बेटा, 2 8 8। देखिए क्लोरीन क्या करेगा, नॉन मेटल है, वैलेंस सेल क्या ऑक्टेट कंप्लीट करता है और मेटल क्या करता है, पेनल्टीमेट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा, क्या क्लोरीन पे माइनस नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दोनों स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट पाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के ऊपर चार्ज हो गया। अब चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम Na+ और Cl- दोनों आएंगे,
और NaCl बना के न्यूट्रलाइज होता है। इसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन देता लेता है, कोई दो देता है। जैसे आपको बात कर ले मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। देखिए मैग्नीशियम की बात करेंगे, इसका रफ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो एक न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है इसमें, इसको देख करके पता चल जा रहा है। एटॉमिक नंबर 12 का मतलब 12 प्रोटॉन है। मास नंबर 24 का मतलब 24 माइनस 12 कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन से मतलब है ही नहीं। 24 माइनस 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 न्यूट्रॉन। 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन कहाँ डाल दीजिए आप? न्यूक्लियस के अंदर, बिना सोचे। अच्छा, 12 प्रोटॉन का मतलब क्या है? 12 इलेक्ट्रॉन भी है। क्यों? क्योंकि इस पे न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन को आपने न्यूक्लियस में रखा। 12 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही अरेंजमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टेंशन नहीं ली जाती है। आइए देखते हैं। n = 1, n = 2, n = 3। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि छोटा एटम है, 20 से ऊपर जब आएगा तो देखा जाए। पहले सेल में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, दूसरे में s भी होता है, p भी होता है, तीसरे में sp_d तीनों होता है। अच्छा, s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 है। कितना? 12। इसके s में 2 और p में 6। कितना खर्च हो गया? 2 2 4 6 10। अच्छा, कितना बचा? 2। तो s में कितना चला जाएगा? 2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो पहले के s में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2। पहले के s में 2, दूसरे के s में 2 है और दूसरे के ही p में 6 है। अच्छा, तीसरे के s में कितना है? 2 है। तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 2, 8, 2। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आप यहीं पे ऑक्सीजन के पास आइए, तो इसके पास भी न्यूक्लियस होगा, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होंगे, उसको न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के अरेंजमेंट आपको देखना है। पहला सेल, दूसरा सेल, हो सकता है इसी में काम चल जाए। देखते हैं। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, जरूरत पड़े पहले में s होता है, दूसरे में sp दोनों होता है। अच्छा, s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 2, p में 6, d में 10। अच्छा, इसके s में 2 2 2 4 खर्च हो गए हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तो क्या करोगे बेटा? 4 यहाँ पे लिख दोगे। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे आप? पहले के s में 2 आया, दूसरे के s में 2 आया, दूसरे के p में 4 आया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो 2,6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी कभी कभी सेम होती है और कभी कभी डिफरेंट होती है। इस पर भी हम आएंगे, बाद में बात करेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है, 9th 10th में आप लोगों को ये क्लियर कर लेना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट सेल में रख रहा है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और 6 इलेक्ट्रॉन लेना देना पॉसिबल है ही नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लिया दिया नहीं जा सकता। इसे ऑक्सीजन की बात करिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये ले सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं ले सकता 6, तो क्या करेगा बेटा? ये हो सकता हो 0 कर ले लास्ट वाले को, 2,8, 0 कर ले। तो जैसे ही आप क्या करेंगे बेटा? 2,8, 0 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और दे देगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन देने पे 1 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पे 2 प्लस होता है। ठीक है, और इसकी बात कर लीजिए ऑक्सीजन की, 2,6 है, इसको क्या बनाना है? 2,8। 8 कैसे बना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पे 2 प्लस चार्ज आया, उस पे 2 माइनस चार्ज आया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ये इसने क्या किया? ये वाला खाली करके पेनल्टीमेट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट किया, और इसने क्या किया? वैलेंस सेल का ऑक्टेट। लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, इसने वैलेंस सेल का ऑक्टेट कंप्लीट किया। दोनों ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो रहे थे, लेकिन इस पे चार्ज आ गया। अब दोनों चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे तो MgO बन जाएगा। जब चार्जेस बराबर हो, +2 -2, +1 -1, तो नीचे कोई नंबर नहीं दिखता। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि मान लो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 प्लस आया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 माइनस आया। तो अब इस केस में चार्जेस जब अलग अलग हो तो क्या करने रहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करने रहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम लिखिए सबसे पहले, और इस पे जो चार्ज दिख रहा है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऑक्सीजन लिखिए और इस पे जो चार्ज दिख रहा है वो इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके का कंपाउंड होता है। जब चार्जेस सेम है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए। चार्जेस डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाता है। ठीक है, ये होप आपको थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, जानते हो तो आगे बढ़ा दीजिए वीडियो जल्दी जल्दी। ठीक है, देखिए, और ज्यादातर बच्चे 11th में जानते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। शेयरिंग कैसे होती है बेटा? देखो, जैसे मान लो H2 है और O2 है, Cl2 है,
O2 है, N2 है, ये कैसे बना होगा? देखो आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक मेटल हो और एक नॉन मेटल। अभी तक हमने क्या देखा? सोडियम और क्लोरीन देखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखा, जिसमें एक मेटल था एक नॉन मेटल था। तो आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन यही है, एक मेटल होना चाहिए एक नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है और नॉन मेटल पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं। इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है उसको, जैसे NaCl आपने लिखा तो NaCl ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें आप बॉन्ड दिखाते हो वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। क्या है इसका फंडा? इसका भी फंडा वही, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन क्या है बेटा? दो एटम से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन का गैस। इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 का मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं बेटा? 1 है। ठीक है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही आप क्या करते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर अभी आगे बताएंगे, तो उसको आप दिखाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, 1 है। अच्छा, कुछ एटम होते हैं डुप्लेट कंप्लीट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता ही है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। छोटे मोटे एटम है जो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, अपने लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। इसके अलावा बाकी सब क्या करेंगे बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो उस वजह से सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट करके मस्त रहता है। ये हाइड्रोजन कहता है कि भाई तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो। एक अगर तुम मुझे दे दो तो बात नहीं बनती है, क्योंकि दोनों समान इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। ज्यादा डिफरेंस होता है तो ले लेता है, जैसे 1.5 से ज्यादा होगा अगर डिफरेंस। आपको मालूम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, क्लोरीन की 3.16 होती है, नाइट्रोजन की 3.04 होती है। तो ये सब क्या है बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब यही वहीं पे आप हाइड्रोजन वगैरह के लेंगे 2.2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और मेटल की बहुत ज्यादा कम होती है, हाँ 1 के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू ड्रैग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड। मतलब इस तरीके को समझ लो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। ठीक है, इधर आइए, ये कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दोनों में बात नहीं बनेगी। दोनों क्या कहेंगे? चलो भाई शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लेते, एक तुम बढ़ाओ एक तुम बढ़ाओ। ये कहेगा ये मेरा है, ये कहेगा ये मेरा है। देखो ये दोनों का हो जाता है, ये दोनों का हो जाता है, जो शेयर हो जाता है वो दोनों का हो जाता है। ठीक है, अब बात क्या है, ये कैसे जुड़ गए? जुड़ इस तरह गए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन पहले इसका चक्कर लगा रहा था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगा रहा था, लेकिन जब दोनों शेयर हो गए तो वो इसका भी चक्कर लगा रहा है और इसका भी चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर में ये क्या हो गया बेटा? घन चक्कर हो गए और जुड़ गए। अब जुड़ गए तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा बेसिक। देखिए बॉन्डिंग कैसे बनती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में आप ऐसे दिखा सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है बेटा? जब 2 नॉन मेटल हो। क्या हमेशा सर 2 नॉन मेटल में ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? तो आपको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो उसमें एक फदांस रूल है, उसमें ये बताया जाता है कि बेटा कैटायन और एनायन, कैटायन की चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए। कैटायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, और एनायन की क्या होना चाहिए? पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो उसमें क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है। कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, कोई कंपाउंड कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता है। हर एक आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट नेचर होता है और हर एक कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक नेचर आता है। ठीक है, तो फजान रूल से हम लोग क्या निकालते हैं? फजान रूल से बस ये निकालते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट नेचर है, वो भी क्वालिटेटिव आइडिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? Cl2 कैसे बना होगा आइए देखते हैं। Cl। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में जितने भी एटम है सब लिख लेना रहता है, आयनिक बॉन्ड में ये जरूरी नहीं। जैसे आयनिक बॉन्ड में आपको अगर Al2O3 का स्ट्रक्चर बनाना है तो एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, आपका काम चल जाएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका 8 होता है, 2,8,3 2,4 सॉरी 2,6। ठीक है ना, इसको कितने की जरूरत है? 5 की, तो ले नहीं पाएगा। इसको कितने की जरूरत है? 2 की, तो ले लेगा। ठीक है, तो क्या करना है? इसको 2,8,0 बना दो। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कहाँ दे दिया? इसको दे दिया, जरूरी नहीं, उसने बस दे दिया। ठीक है ना, दे दिया। और इसने क्या किया? 2,8,0 मतलब 2,8 बना दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अच्छा, इसने एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 3 प्लस आएगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 माइनस आएगा। अब कैसे मिला इसको? भाई एक 3 दे रहा, दूसरा 2 ले रहा, तो इससे नहीं मतलब बेटा। ऐसे सोचो कि जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 0 बन गया, ऑक्टेट पेनल्टीमेट सेल में कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा, 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, 2 माइनस। इसका कंपाउंड बनाते समय क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस करते हैं। देखो एल्यूमिनियम में 2,
और ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एल्यूमिनियम था 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 2 एल्यूमिनियम तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 6 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होना चाहिए ना। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2। अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 3 ऑक्सीजन है ना, कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 6। इसका मतलब इसने मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए सारे एटम का लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ सिंगल एक एक एटम लेंगे और लास्ट में आप क्रिस क्रॉस करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में जितने भी एटम है आपको लिखना पड़ेगा। 2 एटम है, दोनों लिखने, 4 एटम होते 4 लिखते हैं, 3 एटम होते 3 लिखते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर 17। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, हम शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहे हैं 2,8,7। ठीक है ना। अब इसको कितने की जरूरत है? 1 की। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने आना चाहिए, ये सब तो आता ही होगा। ठीक है ना। अब ये क्या कहेगा कि भाई मेरे वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तुम 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन के अलावा ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करेगा। ये कहेगा तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। दोनों में बात नहीं बनती है, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों इक्वली क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना उठाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना उठाएगा और क्या करेगा? आगे बढ़ा लेगा। जो शेयर्ड हो गया ये कहेगा मेरा है, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये कहेगा मेरा है, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। सिंगल बॉन्ड शेयर होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है दोनों का, दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इसके पास तो 6 अपना था, 7 था, जिसमें से 1 दे दिया, 6 तो अपना है। एक शेयर हुआ। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके चक्कर लगाते हैं। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसके चक्कर लगाते हैं। ये दोनों का लगाता है, इस वजह से जुड़ जाता है बेटा। तो आप Cl जो बनाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों का चक्कर लगा करके जोड़ दे, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। खत्म हो गया बात। आइए चलिए, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। जिसको आता हो स्टिल हम कहेंगे भगा ले आगे, या जल्दी जल्दी 2 की स्पीड में देख करके काम खत्म करे। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने Cl2 के अलावा O2 की बात करें, N2 की बात करें, बात खत्म करें। ठीक है, O2 कैसे बना होगा? 2 ऑक्सीजन से बना होगा। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8 2,6 2,6। यही तो होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट में आपको सिंपल में लिख दिया 1s2 2s2 2p 4 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अच्छा देखिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये क्या करेगा बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2,8 2 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है। ये क्या करेगा? 2,8 2 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है। लेकिन बेटा लेगा किससे? दोनों नॉन मेटल है, कोई देने वाला है ही नहीं, देने वाला है ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मजबूरन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, कितने हो गए? 6 और 6। अब इसको कितने की कमी है? 2 की। इसको भी कमी 2 की। जब एटम को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं हो तो शेयरिंग कर लेते हैं, जितनी की जरूरत हो उतनी ही शेयरिंग करा दो। ये 2 अपना आगे बढ़ाएगा, ये 2 अपना आगे बढ़ाएगा, बाकी का आप इसके पास रहने दो। ठीक है, 6 था, 2 आगे बढ़ा दिए दोनों। अब ये कहेगा ये मेरा है, देखो 2 2 4 2 6 2 8। ये कहेगा ये मेरा है, 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसलिए डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये सब चीजें आपको आती होंगी, लेकिन स्टिल आप ये सब एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। चलिए, नाइट्रोजन N2 की बात करें, कैसे बना होगा? नाइट्रोजन से बनता है 7 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है, 2,5 होता है। इसका मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। 5 है, 3 की कमी है, इसको क्या बनाना है? 2,8 बनाना है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा और ट्रिपल बॉन्ड बना करके मस्त पड़ा रहेगा। बात खत्म हो गई। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, बस इतना ही। आगे जैसे जरूरत होगी वैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक क्या था? मेन हमको क्या समझना था? रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए आपको उसमें स्ट्रक्चर वगैरह बनाने पड़ते हैं। आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर LDS, बस यही पढ़ना था, समझ लो। आज हमें क्या पढ़ना था? LDS। वो तो जिसको नहीं आ रहा वो तो बहुत ज्यादा पीछे चला गया है बेचारा, जल्दी जल्दी कवर कर लो। हमको ये अगर नहीं आ रहा है, वैसे ये भी आना चाहिए क्योंकि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग शायद पढ़ चुके हो। अगर ये नहीं आ रहा तो बहुत दुख की बात है। तो जल्दी जल्दी में ये हम लोग समझ लेते हैं एक बार। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रफ आइडिया देगा, ज्योमेट्री नहीं, शेप नहीं, स्ट्रक्चर बता देगा। जैसे आप लोग BBT पढ़ते हो, जिससे आप ज्योमेट्री निकालते हो। ठीक है, जैसे
आप पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी प्लस हाइब्रिडाइजेशन पढ़ करके आप क्या निकालते हो, ज्योमेट्री निकालते हो। उसके बाद VSEPR पढ़ के आप क्या निकालते हो, शेप निकालते हो। तो ज्योमेट्री और शेप की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, रफ स्ट्रक्चर की। कम से कम कौन किससे जुड़ा है, कितने बॉन्ड बनाया है, ये तो पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, H2O है, NH3 है, ठीक है ना। ये कैसे कैसे इसका बॉन्ड बनेगा ना, और बहुत सी चीजें, CO2 है, SO2 है, SO3 है। देखो आप ये देख पा रहे होगे, सब नॉन मेटल है। क्या है, सब लाइन से नॉन मेटल है। जैसे हम बात करें वाटर की, वाटर कैसे बना हुआ, तो दो तीन चीजें आपको निकाल लेनी है। एक तो Q निकाल लेना है, एक बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, और एक लोन पेयर कितने हैं। तीन चीजें निकालनी है, Q, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं निकाल लेना। जैसे हमको वाटर का अगर बनाना है, तो वाटर में जितने इलेक्ट्रॉन है सब निकालो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 6 2 8 8 हाफ Q हो जाएगी। Q कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम। कोई प्लस है तो उसको, कोई पॉजिटिव चार्ज रखता है तो उतना प्लस घटा दो, कोई नेगेटिव चार्ज रखता है तो उतना ऐड कर दो। मतलब नेगेटिव चार्ज को जोड़ा जाता है और पॉजिटिव चार्ज को घटा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचानना सीखो बेटा। सेंट्रल एटम वो होता है जो नंबर में कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होती है, साइज में बड़ा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप देख के धीरे धीरे समझ जाओगे कौन सेंट्रल एटम बनेगा। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता, हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं बनाना। चलिए, ऑक्सीजन को आपने सेंट्रल एटम बना दिया। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। आप क्या करिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। जो भी पेरिफेरल एटम, कॉर्नर एटम, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, Q में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, देखो 2 बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड का मतलब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड पेयर आ गए। लोन पेयर कितना बचता है, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4। ये जो लोन पेयर बचा है, इससे आप सबसे पहले कॉर्नर एटम का क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कॉर्नर एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। एक बॉन्ड बनाया मतलब ये दोनों इसका भी है और ये दोनों इसका भी, यानी डुप्लेट कंप्लीट। कॉर्नर एटम को तो जरूरत नहीं, सेंट्रल एटम से पूछो, 2 तो 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, सेंट्रल एटम ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। देखो इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, मस्त एकदम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अगला स्ट्रक्चर देखिए, मान लीजिए NH3 का बनाना हमको, किसका बनाना है, NH3 का हमको बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए Q निकाल लीजिए। Q कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे, 1 × 3 1 × 3, और इसका कितना हो जाएगा 5 5 और 3 कितना हो गया 8। कोई पॉजिटिव होता तो हटा देते, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं तो टेंशन नहीं लेना। अच्छा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, सेंट्रल एटम समझ गए होगे तुरंत, नाइट्रोजन। क्यों, हाइड्रोजन बन ही नहीं सकता। जितने भी कॉर्नर एटम है उनको सिंगल बॉन्ड से क्या करिए, कनेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का सबसे आसान तरीका, जितने बॉन्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसको Q में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं 2। इससे पूछिए, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट नहीं, जरूरत ही नहीं। इसको जरूरत है 2 2 4 2 6, हाँ जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 2 4 2 6 2 8, स्टेबिलिटी पाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, इधर देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मस्त स्ट्रक्चर बना करके ऐसे रहेगा। इसीलिए जब भी आप NH3 देखते होंगे ना, NH3 के ऊपर लोन पेयर होता है। H2O देखते होंगे ना, एक दिखाते हैं, 2 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आप बात कर लीजिए CO2 की। CO2 कैसे बना होगा, CO2 कैसे बना होगा, तो सबसे पहले Q निकाल लीजिए। Q कितना आएगा, Q वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 6 दूनी 12 और 4, कार्बन के 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लिख के देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, 2, 4, 2, 6, ऑक्सीजन का 6 और कार्बन का कितना होता है 4, 6 दूनी 12 4 16। इसके Q कितने हो गए, 16 हो गए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बेटा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है, नंबर में कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। आपको मालूम है कि फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब कार्बन उससे कम होगा।
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये क्या हो जाता है बेटा, सेंट्रल एटम हो जाता है। बाकी जो कार्बन एटम है, ऑक्सीजन है, उसको आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लीजिए। अब 2 बॉन्ड बने हैं, इसका मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 12 से पूछो कि भाई कॉर्नर एटम को जरूरत है क्या, तो कहेगा हाँ है। कितना बॉन्ड बनाया है, 1, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो कितने की जरूरत और है, 6 की, दे दो आप, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मस्त है। इसको भी कितने की जरूरत है, 6 की, 6 दे दो, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 12 था लेकिन 12 खत्म हो गया, 12 का 12 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम यह है कि अब कार्बन को देखो, तो कार्बन के पास 2 2 4 ही इलेक्ट्रॉन, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ऑक्टेट तो कंप्लीट सबका करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के दिख रहा है ना, उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करो। क्या कर दो, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट, ये अलाउड है, इससे इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होगा। 2 2 4 2 6 2 8 अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 2 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 अभी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन और उठाओगे, एक ही आइटम से मत उठा लेना। आपने डबल बॉन्ड यहां भी बना दिया। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन का भी कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी कंप्लीट है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई छोटी मोटी। चलिए, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ CO2, इतना आपको आइडिया होना ही चाहिए। अब कुछ बातें एक्स्ट्रा बता दें, कुछ बातें छोटी छोटी, वैसे बात तो बहुत सारी है, छोटी छोटी बात। फास्फोरस जो होता है बेटा, वो या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या तो 5 बॉन्ड बनाएगा। सल्फर जो है या तो 2 बनाएगा या तो 4 बॉन्ड बनाएगा या तो 6 बॉन्ड बनाएगा, इतना ही बॉन्ड बनाएगा। ये 2 चीजें एकदम दिमाग में बैठा लो। फास्फोरस कभी 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड ऐसा नहीं बनाएगा, सल्फर कभी 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड ऐसा नहीं बनाएगा। ठीक है ना, फास्फोरस का फिक्स है 3 5, मतलब फास्फोरस 3 5 करेगा, सल्फर 3 5 नहीं करेगा, 2 4 6 करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, एक और अगर कहो तो इसमें बात बता दो, चलो बता ही देते हैं। सल्फर अगर 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं। कितने, 2 लोन पेयर। और अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 लोन पेयर रहता है, और 6 बॉन्ड बनाता है तो 0 लोन पेयर होता है। ठीक है, ये पक्का, ये रूल में एकदम लिख लो। 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 4 बॉन्ड अगर सल्फर बनाएगा तो क्या होगा, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और 6 बॉन्ड अगर बनाएगा तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। फास्फोरस अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो कितना होगा बेटा, 1 लोन पेयर, और 5 बॉन्ड बनाएगा तो 0 लोन पेयर। कुछ ऐसा है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिस से आप समझ लोगे। चलो इधर देखो, जैसे अच्छा एक बात और है, फर्स्ट पीरियड में कौन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह। सेकंड में लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन और फ्लोरीन वगैरह होते हैं, ऑक्सीजन। तो थर्ड पीरियड में कौन आते हैं, थर्ड पीरियड में अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो मेनली फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा, ये सब थर्ड पीरियड में एलिमेंट आ जाते हैं। थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट अपने ऑक्टेट को और ज्यादा स्टेबलाइज करके उसको एक्सपांड कर सकते हैं। सेंट्रल एटम अगर बनेंगे तो ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकते हैं, ये अलाउड होता है थर्ड पीरियड को। सेकंड पीरियड और वाले एलिमेंट ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, फर्स्ट पीरियड की तो बात ही नहीं करनी। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, उनकी तो बात नहीं करनी। सेंट्रल एटम जनरली सेकंड पीरियड से ऑनवर्ड बनते हैं। तो क्यों थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद उसको एक्सपांड कर सकते हैं, उसका रीजन है कि देखो पहले सेल में एक ही सबसेल था S, दूसरे सेल में sp, और तीसरे पीरियड में 3 सेल आ जाते हैं। अब उसमें तीसरे सेल में 3 सबसेल होगा sp_d, यानी d ऑर्बिटल भी उसमें, d सबसेल भी उसमें आ जाता है। d ऑर्बिटल्स भी उसमें क्या होते हैं, रहते हैं, वैकेंट रहते हैं। अब d ऑर्बिटल यूज नहीं होने की वजह से वो वैकेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो अपने ऑक्टेट को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब अगर ऑक्टेट एक्सपांड करना है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट हो सकता है, थर्ड पीरियड से। जैसे सल्फर फास्फोरस क्लोरीन वगैरह, उसके आगे वाले कर सकते हैं, उसके नीचे वाले कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले ऑक्टेट को एक्सपांड, जैसे ऑक्सीजन नहीं करेगा, नाइट्रोजन नहीं करेगा, कार्बन अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं करेगा, लेकिन फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या कर सकते हैं, अपने ऑक्टेट को एक्सपांड भी कर सकते हैं। आइए, सल्फर डाइऑक्साइड किसका बनाना है हमें, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्यू निकाल लीजिए। क्यू कितना होगा बेटा, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 8, 2, 8, 4, 2, 8, 6। सल्फर का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। ऑक्सीजन का देखिए 2, 6, 6 2 8, 6, हाँ चलिए 6 सल्फर का भी और 6 ऑक्सीजन का भी। अब तो कमाल हो गया भाई,
6 दूनी 12, 6 18, कोई प्लस माइनस है नहीं, तो आप क्या करिए Q को 18 लिख लो, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 18। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एटम समझ गए होंगे, ऑक्सीजन होगा नहीं, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और नंबर में कम कौन है? सल्फर। क्या करेंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड से पहले आप कनेक्ट कर दीजिए। क्या कर दिए? सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए। जैसे ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 हो गए। कितने हो गए? 4 होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताइए जरा देख करके। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 18 - 4 कितना हो जाएगा? 14। समझ में आ रहा है? अभी इस 14 से आप क्या करिए? ऑक्टेट कंप्लीट करके देखिए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 है। कितने की जरूरत है? 6 की, तो 6 दे दीजिए आप। आपके पास तो 14 है ना, 6 दे दिए, क्या घटा? अच्छा, यहाँ भी क्या है बेटा? 2 ही है। कितने की जरूरत है? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों, इसका भी है और इसका भी है, समझ गए? ये बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है और इसका भी है। कितने खर्च हो गए? 6 इसको मिला, 6 इसको मिला, 12, 2 बचा है, तो 2 क्या करोगे आप? इसको दे दो, ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट था नहीं, 2 2 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 6 हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सल्फर के पास सिर्फ एक लोन पेयर है तो कितने बॉन्ड होने चाहिए उसके? देखो कहाँ गया सल्फर, ये है। अगर एक लोन पेयर है तो 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखो एक लोन पेयर है तो 2 बॉन्ड है, प्रॉब्लम हुई कि नहीं? 2 लोन पेयर होता तो 2 बॉन्ड बना करके मस्त, जैसे H2SO है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 बॉन्ड होता है, 2 लोन पेयर सल्फर। अब यहाँ पे एक ही लोन पेयर है, इसलिए प्रॉब्लम ये है कि 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एक लोन पेयर है तो 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो क्या करेगा ये? क्या करेगा बेटा? बगल वाले ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन से 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बेटा देखो, अगर एक ही लेते हैं तो 1 2 3 बॉन्ड बनाता, और 3 बॉन्ड सल्फर में पॉसिबल है नहीं, 2 4 6 बॉन्ड पॉसिबल है। अच्छा, इस ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अरे सर ये तो 10 कर लिया, ऑक्टेट से भी आगे पहुंच गया। हाँ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को या उससे आगे वाले एलिमेंट को ये अलाउड है कि वो क्या कर सकें? अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकें, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सके। क्लियर? तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अगला है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। देखिए सल्फर SO3 का, SO3 की अगर बात करें तो क्यों निकालना होगा? अच्छा, अभी हमने बताया सल्फर का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 6 3 18 और 6 24, इसका क्यू कितना हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? सल्फर सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन को आप क्या करोगे? पेरिफेरल एटम बनाओगे। जितने भी एटम है सब कॉर्नर में एक एक बॉन्ड से जोड़ दो। कितने हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा? 18। क्लियर है? अब इस लोन पेयर से पूछो बेटा तुमको जरूरत है? कहेगा हाँ जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की, दे दो। इसको भी 6 की जरूरत है भाई, 2 और 6 8। ऑक्टेट कंप्लीट करना है कि नहीं करना है? स्विच डॉट स्ट्रक्चर में बेसिक आपको पता होगा बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करना ही करना, उसकी एक्सपांड करना है वो अलग बात है। अच्छा 18 खर्च, इसको 2 2 4 2 6, ओ ये तो दिक्कत हो गई, इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करो, बगल वाले आइटम से एक लोन पेयर उठाओ और डबल बॉन्ड। इस लोन पेयर उठाने से इसका कोई दिक्कत? 2 2 4 2 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं सही है बेटा? सल्फर पे देखो कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अलग से, लोन पेयर दिख रहा नहीं। सल्फर के पास जब 0 लोन पेयर होता है तो 6 बॉन्ड बनाता है। अभी यही बात बताया था। तो क्या सल्फर के पास कोई लोन पेयर है? नहीं है। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। अब 6 कैसे बना सकता है? जिससे ले लिया उससे नहीं, एक तो इससे ले लेगा, एक लोन पेयर इससे ले लेगा, मतलब शेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन उठाओ, एक बॉन्ड बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन इसका हटाओ, एक बॉन्ड बना दो। 1 2 3 4 5 6। सल्फर ने क्या किया है? 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन रखा, तो सल्फर के लिए अलाउड है, 6 बॉन्ड बना सकता है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब देखो सबका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4, और इसका ऑक्टेट एक्सपांड भी है, तो ये सल्फर के लिए अलाउड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ में आया? इसके अलावा थोड़ा बहुत और समझा दे रहे हैं, आइए देखते हैं। फास्फोरस के बारे में थोड़ा सा जान लो। जैसे फास्फोरस PCl3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, ये दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा PCl3 का और PCl5 का? चलो देखते हैं। सबसे पहले PCl3 की बात कर लें, PCl3 की बात कर लेते हैं। तो इसका Q कितना होगा बेटा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ठीक है, ये जानने के लिए हम इसका
एटॉमिक नंबर देखते हैं कितना है। फास्फोरस का होता है बेटा 15 और क्लोरीन का होता है 17। आपको पता होगा 2,8,5 लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 2,8,7 लिख सकते हैं। यानी फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है ना। तो 7 × 3 21 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 26 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 26। इसका क्यू आएगा। अभी कोई चार्ज स्टिल आया नहीं है, जब चार्ज आएगा तो ये बदलेगा, ये क्यू की वैल्यू थोड़ी बदलेगी। देखो अब क्या करें, सेंट्रल एटम को डिसाइड कर लें। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर क्लोरीन होता है, उसके बाद ना कोई होगा। तो जब क्लोरीन के बाद सब होते हैं तो फास्फोरस का क्या होगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और दूसरी बात नंबर में भी कम है, नंबर में भी फास्फोरस 1 है क्लोरीन 3 है। अच्छा आप समझ गए। अब जितने भी कॉर्नर एटम है उसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लो। क्या किए, कनेक्ट कर दिए। अब कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बेटा, Q - 1 20 है ना, 26 - 6। अब इससे क्या करोगे, इसका आप ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। देखो एक था 2 इलेक्ट्रॉन 6 की जरूरत है, 6 तीनों को दे दी, 6 6 12 6 18। अब कितना बच गया 2, इससे पूछो जरूरत है 2 2 4 2 6, हाँ जरूरत है 2 8। ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन खास बात यह है कि फास्फोरस के पास जब एक लोन पेयर होता है तो 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और एक लोन पेयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर सही है। क्या है बेटा, स्ट्रक्चर इसका सही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें PCl5 की, किसकी बात करें, PCl5 की। PCl5 में क्या होगा, क्यों निकाल लो। इसके कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 और फास्फोरस का कितना होता है 5। क्यू कितना आ जाएगा 40। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। सेंट्रल एटम पहचान गए होगे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सर ये ऐसे कैसे बना दिया, ये धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। आप जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको आइडिया होगा भी। अच्छा 5 बॉन्ड बनाया ना, देखो फास्फोरस ने कितने एटम जोड़ोगे आप 5, Cl 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 Cl। ठीक है। अच्छा तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको साफ दिख रहे हैं, कितने हो गए 10। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 30। आप कॉर्नर एटम से पूछो क्या आपको जरूरत है, तो कहेगा हाँ 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 दे दो। मैक्सिमम उतना ही दे सकते हो जितना हो आपके पास, 30 में से आप 35 नहीं दे सकते हो कहीं। तो 6 6 12 6 18 6 24 6 30 इलेक्ट्रॉन हमारा पूरा खर्च हो गया। अब कोई लोन पेयर बचा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं बचा कि हम फास्फोरस को उठा के दे दें। अच्छा स्टिल देखो फास्फोरस का क्या है मामला, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसने ऑलरेडी 0 बॉन्ड बनाया और 0 लोन पेयर और 5 बॉन्ड बनाया। देखो 0 इसके पास लोन पेयर और 5 बॉन्ड बना सकता है, ये रूल था ना। 0 इसके पास लोन पेयर और 5 बॉन्ड बना करके, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट ऑलरेडी इसने एक्सपांड किया है, मोर स्टेबल बन करके बैठा हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात। इतनी बात जब क्लियर हो गई तो अब देखते हैं थोड़ा सा चार्ज वगैरह अगर आ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। किसी एटम पे अगर मान लो चार्ज आ गया, जैसे आपके पास एटम नहीं ग्रुप ऑफ एटम, नाइट्रेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, बहुत सारे ऐसे पॉलीएटॉमिक अनायन होते हैं। अब बेटा पॉलीएटॉमिक अनायन समझ रहे होगे आप लोग। देखो एक होता है एटम क्या है, जैसे हाइड्रोजन वगैरह है। एक हो गया मॉलिक्यूल या एलिमेंट, H2 हो गया। ये मॉलिक्यूल भी एलिमेंट भी, जैसे H2O, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल होने के लिए एक से ज्यादा एटम का जुड़ना जरूरी है। एलिमेंट होने के लिए सेम तरह का एटम जुड़ना जरूरी है। H2 Cl2 O2 N2 ये सब क्या है, एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम तो हो लेकिन अलग अलग तरह का एटम उसमें हो, मतलब 2 तरह के एटम दिखे, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया। इसी तरीके से H2SO4 ये क्या है बेटा, एक कंपाउंड है। क्यों, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है। वहीं N2 की बात कर लो तो क्या है बेटा,
ये मॉलिक्यूल है लेकिन एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं। कंपाउंड होने के लिए 2 या 2 से ज्यादा तरह का, ये सब बातें आप लोगों को पता होंगी। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर देखा जाए, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर देखा जाए, चलिए। NO3 माइनस, NO3 माइनस, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना था? Q, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कैसे निकलता है बेटा? बोलिए। Q निकलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम, सारे एटम। ऑक्सीजन का 6 होता है, नाइट्रोजन के 5, इतना तो पता होगा। 6 3 18 और 5 23। लेकिन इस बार इस पे चार्ज है, अगर चार्ज है तो माइनस चार्ज को ऐड करते हैं और प्लस चार्ज को घटा देते हैं। तो 6 3 18 5 23 और माइनस 1 24, इसका मतलब इसका Q कितना आ जाएगा? 24। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, आप सेंट्रल एटम बनाइए किसको? नाइट्रोजन। बाकी कॉर्नर एटम से आप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। कैसे पता सेंट्रल एटम? अब तो आप देख के समझ जा रहे होगे, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। लोन पेयर कितने बचेंगे बेटा? 18। कितने बचेंगे? 18। इन 18 से पूछो, इन कॉर्नर एटम से पूछो तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट है? तो कहेगा नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, हमको 8 की जरूरत है। तो क्या करो, इसको 6 दे दो। 18 में 6 गया 12 बचा। इसको भी कहेगा कि 6 की जरूरत है, दे दो। इसको भी कहेगा 6 की जरूरत है, दे दो। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इसका तो रह गया। नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या करोगे? क्या करोगे? एक लोन पेयर उठाओ और डबल बॉन्ड बनाओ, काम चलाओ, ठीक है, हो गया। लेकिन बात यह है कि इस पे एक माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज पूरे ग्रुप पे था, तो एटम अगर देखा जाए इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाने के बाद किसी एटम पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, किस पे होगा? तो बेटा बात यह है कि जो कॉर्नर एटम होता है नेगेटिव चार्ज वहां जाता है, जो सेंट्रल एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम पे होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे होता है। अब बात यह है कि सर इसको नेगेटिव दें, इसको दें, इसको दें, किसको दें? तो प्रॉब्लम ये आपकी बहुत बड़ी है। इसको आप मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4। अब ये जो कॉन्सेप्ट हम सिखाने जा रहे हैं, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके तुरंत बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हौसला नहीं खोना बेटा। हाँ, वैसे तो आप लोग ये सब बहुत ईजी होगा कुछ बच्चों के लिए, और कुछ बच्चे क्या होते हैं इसमें परेशान होते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। और चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, शायद उतने अच्छे से विजिबल नहीं। चलिए देखिए, आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर हम ना बताएं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चलिए एक बार आप देख लीजिए, ट्राई करिए। हम देखें पहले आइटम पे कितना चार्ज है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट आइटम कितना है? तो फॉर्मल चार्ज फर्स्ट आइटम पे निकालने के लिए, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला है जिसको आप याद कर सकते हैं। वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे सारा फॉर्मूले का ऑपरेशन हो जाएगा। फॉर्मूला मतलब जो ये आपका फॉर्मूला चार्ज है फर्स्ट आइटम पे, है ना, वो कितना है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कितना? 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2। तो पहले आइटम पे कितना चार्ज निकल के आया? -1। यानी ये माइनस चार्ज दिख रहा है जो हो सकता है यहाँ। अच्छा और पे देख लो, दूसरे आइटम पे भी देख लो बेटा। ये तो पहले आइटम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड आइटम। इस पे सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2। स्टिल आप याद रखिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा सब गायब हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 6 सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, ठीक है 6। लोन पेयर कितने बेटा? 6। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कितना आया बेटा? -1। अरे इस पे भी -1, इस पे भी -1, लेकिन यहाँ तो -1 ही दिख रहा है। 2 -1 दे देंगे तो -2 चार्ज हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्टिल ऐसे लिखते हैं, यानी इस पे भी -1 है और इस पे भी -1 है, ठीक है। तीसरे पे आ जाइए, चलिए तीसरे फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड आइटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस बॉन्ड पेयर 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, इस पे तो चार्ज 0 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ एटम, चौथे एटम पे देख लीजिए फॉर्मल चार्ज कितना है, इसको देख लीजिए। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5 माइनस लोन पेयर कोई है नहीं 0, बॉन्ड पेयर है 2 2 4 2 6 2 8, 4 बॉन्ड बनाया ना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा डिवाइडेड बाई 2। इस पे कितना आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है भाई, 5 माइनस 4 कितना होगा प्लस का 1। इसका मतलब इन दोनों पे -1 था, -1 और इस पे क्या था 0 था, तीसरे पे देखिए 0 आया, और नाइट्रोजन पे कितना है +1। अब बात समझ में आई क्यों 2 माइनस आ रहा था बेटा, 1 + 1 माइनस न्यूट्रल हो गया, ये जो एक्स्ट्रा माइनस है वही यहाँ पे दिख रहा है नाइट्रेट। ठीक है क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो रिवाइज करके जल्दी से एक बार और देख लेना, कोई बात नहीं है ना। अब हम ट्रिक बताएंगे, एक बार और बता देते हैं इसको, उसके बाद हम क्या बताएंगे ट्रिक बताएंगे। कैसे? मान लो हमको बनाना है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्यों निकाल लो, क्यों कितना हो जाएगा 6 3 18 4 22 और नेगेटिव चार्ज को जोड़ देते हैं 24। क्यों निकालने के लिए हमेशा समझो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, बात खत्म हो गई। तो नेगेटिव को जोड़ दिए 6 3 18 4 22 2 24। बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे बेटा, कार्बन है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लो, सिंगल बॉन्ड से, लेकिन इस बार 3 है ना, CO2 का तो बना नहीं रहा, 3 है ना, तीनों जोड़ लो। ठीक है अच्छा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। कॉर्नर एटम से पूछो कि जरूरत है तो कहेगा हाँ 6 की हमको जरूरत है, 6 की हमको जरूरत है, 6 की हमको जरूरत है। ठीक है ना, हो गया बात। अच्छा अगली बात इसका पूछो 2 2 4 2 6 ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, इसके लिए क्या करोगे बेटा, कार्बन के लिए आप क्या करेंगे, एक आप क्या उठाएंगे इसमें से लोन पेयर उठाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है देखो 2 2 4 2 6 2 8 स्टिल उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, इसको हमने कह दिया कि चलो 1, इसकी नंबरिंग कर दी 2, इसकी नंबरिंग कर दी 3, इसकी नंबरिंग कर दी 4। ये करना नहीं है, ये सब करके टाइम खराब नहीं करना है। फॉर्मल चार्ज फर्स्ट एटम कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, ये नहीं होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, फास्फोरस के 5 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7 होते हैं, जो होते हैं 6 माइनस कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लोन पेयर कितना प्रेजेंट है, लोन पेयर तो 3 ही प्रेजेंट है, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 × 2 6, 2 2 4 2 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 1 है, मतलब एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, कितना आ गया -1, कितना आ गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे सेकेंड एटम फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं डिवाइडेड माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है कितना आ गया -1। परेशान होने की जरूरत है नहीं, इसको करना है नहीं, बस कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ट्रिक सीखने में अच्छा लगता है। ठीक है यानी माइनस चार्ज यहाँ भी दिख रहा है, इस पे आप देख लो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ठीक है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं 2 2 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 0। ठीक है फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ एटम, इस पे देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 8 है, 2 2 4 2 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 0 0। ठीक है ना, कितना आ गया 0। अब यहाँ पे तो 1 माइनस दिख रहा है, चलो यहाँ पे तो 1 माइनस दिख रहा है, इस पे 0 दिख रहा है, इस पे 0 दिख रहा है। ठीक है ठीक है चलिए अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, देखो जैसे ये
चलो इधर बता देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लो आपने स्ट्रक्चर बनाया था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, किसका स्ट्रक्चर बना रहे थे? कार्बन का। तो इसके पास कितना लोन पेयर था बेटा? इसके पास कितना था? इसके पास कितना था? इसके पास 0 था। लोन पेयर है ना, ऐसे ही तो स्ट्रक्चर बनाए थे रफ। पहले हमको चार्ज कैसे निकालना है? ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हमको कैसे निकालना है? आपको हर एक जगह पे इमेजिनरी एक गोला बना लेना है, यहाँ 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 और यहाँ, ऐसे इमेजिन कर लेना, ठीक है ना। कर लोगे आप? देखो सबसे पहले यहाँ पे आपने इमेजिनरी एक क्या बनाया? सर्कल बना लिया, ठीक है। इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 2 6। और ये जो बॉन्ड है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन समझो इसके पास, इस तरीके से सोचना है। 2, 2 4, 2 6 और 1 7। अच्छा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितना है? 6। और इसके पास इलेक्ट्रॉन सर्कल में कितना है? 7। बताओ कितना चार्ज आया? -1 आया ना। यहाँ पे भी देख लो, होते कितने हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। सर्कल में कितने आ गए? 7। कितना आएगा? -1। यहाँ पे आप करके देख लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इस सर्कल में 2, 2 4, 2 6 है, तो कितना आएगा? 0। और यहाँ पे करके देख लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं कार्बन के, इस सर्कल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी चार्ज 0। तो आपको ये पता चला कि इमेजिन करके ही तुरंत चार्ज निकाला जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको फिलहाल नहीं, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर बनाना आप इसका भी सीख गए। चलिए हटाते हैं इसको। आइए चलिए देखते हैं सल्फर सल्फेट का देखते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए क्यों निकालना पड़ेगा? 6 चौक 24, 6 30, 2 32। इस पे तो आप लोग अब महारत हासिल कर चुके होंगे। चलिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? सेंट्रल एटम सल्फर है, ठीक है, सेंट्रल एटम सल्फर है, और चारों ऑक्सीजन को हम क्या बना दे रहे हैं? पेरिफेरल एटम, कॉर्नर एटम, ठीक है। कहीं भी जोड़ दो, अभी फिलहाल के लिए परेशान नहीं होना। ऐसे बना दें कि सर ऐसे बना दें, है ना, ये तो सही नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम लोग को रफ स्ट्रक्चर लेना है, कौन किससे जुड़ा है, बस इतना आइडिया चाहिए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 8। 2 2 4 2 6 2 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 32 - 8 कितना हो जाएगा? 24। हो गया ना। अब 24 इलेक्ट्रॉन से कॉर्नर एटम को पूछे चाहिए तो कहेगा हाँ चाहिए, तुरंत चाहिए, ठीक है। 24 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इनका खर्च हो गया, ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया। इसका 2 2 4 2 6 2 8, और सर ऑक्टेट तो कंप्लीट है। लेकिन बेटा याद करो एक बात हम बोले थे, सल्फर 2 या 4 या 6 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर होना चाहिए, अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर एटलीस्ट होना चाहिए, और अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो 6 बॉन्ड बनाता है। देखो इसके पास कोई लोन पेयर बचा है कहीं से? भाई इसका 24 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, इसके पास गया ही कहाँ? इसका मतलब लोन पेयर नहीं होने की वजह से कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड, 0 लोन पेयर 6 बॉन्ड, और 2 लोन पेयर मतलब जैसे H2S 2 बॉन्ड बनाया ना, तो इसके पास 2 लोन पेयर होगा, ठीक है। SO2 4 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास 1 लोन पेयर होगा। SO3 अगर इसने 6 बॉन्ड बनाया तो कोई लोन पेयर, यानी आप याद कर लो इस तरीके से, इसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ाने वाली बात नहीं है। सल्फर 2 या 4 या 6 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड कब बनाएगा? जब 2 लोन पेयर। 4 बॉन्ड कब बनाएगा? जब 1 लोन पेयर होगा। 6 बॉन्ड कब बनाएगा? जब 0 लोन पेयर। जब 0 लोन पेयर तो इसको 6 बॉन्ड बनाना मजबूरी है इसकी, तो क्या करेगा बताओ? बगल वाले सहायता लेगा, इससे सहायता ले लेगा, इससे सहायता ले लेगा। 6 बॉन्ड बनाना है, मान लो 1 बॉन्ड बनाते हैं तो 5 ही होता, 1 2 3 4 5, 5 अलाउड है नहीं, तो 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। बन गया 6 बॉन्ड। अब बताओ बेटा, अब बताओ ये जो 2 माइनस दिख रहा है वो कहाँ जाएगा? इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे। सेंट्रल एटम पे तो माइनस होता नहीं, सेंट्रल एटम पे तो प्लस चार्ज होता है। चलो तो क्या करोगे बेटा? सर्कल बनाइए, काम चलाइए, सर्कल बनाइए, काम चलाइए, ठीक है ना। लेकिन इमेजिन करना है, अब बनाओ मटेरियल। सर्कल बनाओगे बेटा तो इसके पास होते हैं कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने? 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी इस पे क्या आएगा बेटा? 1 माइनस में चार्ज आएगा। यहाँ भी सर्कल बना के देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इस सर्कल में कितने आएंगे? 7, कितना आएगा? -1। यहाँ भी एक सर्कल बना के देखो,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6। आएगा कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 - 6 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आएगा कितना इस सर्कल में? 6, 6 - 6 0। इसके सल्फर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। आप ऐसे सर्कल बना के देख लो, 1 2 3 4 5 6, सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6, 6 - 6 0। यानी जो माइनस चार्ज दिख रहा है आपको वो कहाँ कहाँ होगा बेटा? एक तो माइनस इस पे होगा और एक माइनस इस पे होगा। 2 माइनस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है? आइए अब लास्ट एक आध ऐसे ही ले लेते हैं, अब तो आपको समझ में आ चुका है। जैसे मैग्नेट आयन ले लीजिए, चलिए MnO4-। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैंगनीज का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फिलहाल के लिए आप 7 ले लीजिए। ठीक है, कितना ले लीजिए? 7। मैंगनीज सर मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है सर, इसको आयनिक बॉन्ड बनाना चाहिए। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है क्या? तो हाँ, ऐसा है कि इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया बेटा। क्यों बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि जब आप इसका आगे ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ोगे तो इसका +7 आएगा, प्लस का 7 आएगा। और एक रूल है कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा उसमें क्या हो जाएगा बेटा? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो इतना ज्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है कि ये 50% से ज्यादा हो जाता है, यानी आयनिक बॉन्ड रहता ही नहीं है। तो मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। तो डी ब्लॉक के कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो आपको कोवेलेंट बॉन्ड बना करके रहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, उस पर आएंगे। फिलहाल आप जो सीखे हो उस पर आओ, ज्यादा ऐसी चीजों पे ना जाओ जिससे परेशानी आपकी बढ़ जाए। देखिए सबसे पहले क्यों निकालिए? मैग्नेट का हमको स्ट्रक्चर बनाना है। हमने बता दिया कि भाई मैंगनीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अब कैसे होता है? आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, -2 P6 3s2 3p6 4s2 3d 5 जो भी। तो डी वाले ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उसमें डी सबसेल को भी ले लेते हैं और एस सबसेल को भी ले लेते हैं। चलिए छोड़ जाने दे। क्यों कैसे निकलेगा? ऑक्सीजन 4 × 6 होता है ना ऑक्सीजन, 6 × 4 कितना होगा? 24। 24 और 7 होता है मैंगनीज का, कितना हो गया? 31। और एक हो गया इसका 32। आया कि नहीं है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बताइए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? तो सर एक रफ स्ट्रक्चर बनाइए तो सही। ठीक है, मैंगनीज सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम में अगर जिसको परेशानी है उसके लिए कोई इलाज नहीं किया जा सकता। सेंट्रल एटम पहचान में आ जा रहा है, जो नंबर में कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में किसकी कम होगी? मैंगनीज की कम होगी स्टिल। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? बताइए जल्दी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 32 - 8 24। इससे क्या करोगे आप? भाई 2 था, 6 की जरूरत थी, सबको 6 की जरूरत थी, दे दी। 6 12 6 18 6 22 6 24 6 12 18 24 24 का 24 खर्च हो गया। इसके पास कुछ बचा क्या? 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसने 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहा है। मैंगनीज 7 बॉन्ड बनाता है, 7 बॉन्ड बनाता है जब उसके पास लोन पेयर नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा बता दे रहा है। मैंगनीज कितने बॉन्ड बनाएगा? 7। बनाया कितना है? 4। क्यों बेटा? क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते ही है तो 7 बॉन्ड बनाएगा। अगर नहीं 7 बॉन्ड बनाता तो इसके पास लोन पेयर दिखना चाहिए। लोन पेयर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सल्फर की तरह इसको भी याद कर लो। ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 7। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है, याद कर लेना। 7 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा? लोन पेयर उठाएगा, एक यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर एक यहाँ बॉन्ड, एक लोन पेयर एक यहाँ बॉन्ड, हो जाएगा कि नहीं? 7 1 2 3। ठीक है बेटा। अब देखो कि माइनस चार्ज इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे बेटा इस पे तो हो ही नहीं सकता, सेंट्रल एटम है, कॉर्नर एटम पे होगा। सर्कल बनाओ, काम चलाओ, सर्कल बनाओ। बोलो बेटा होता कितना? 6। आएगा कितना सर्कल में? 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। जब ज्यादा रहेगा तो माइनस देना, कम रहेगा तो प्लस देना। बात करो। होता कितना? 6 2 2 4 2 6। होता कितना? 6 2 2 4 2 6। होता कितना है? 6 2 2 4 2 6। समझ में आ रहा है? होता कितना है? 7 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इसका सही हो जाएगा। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप थोड़ा बहुत जो भी हम जरूरत की चीजें थी रेडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाता है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हर समय फॉर्मूले से काम नहीं चलता है। हाँ, कभी कभी स्ट्रक्चर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत थी और हम नहीं चाहते हैं कि कोई पॉइंट छोड़ा जाए। इस वजह से जो भी बेसिक ज़रूरत थी उतना हमने दे दिया, ताकि आप पढ़ते रहें, आगे अपना प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।